हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास लेकर आए हूं 50 क्वेश्चनों का सेट। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी लेवल, ऑल स्टेट एग्जाम एंड ऑल सेंट्रल एग्जाम। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेशनल टेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी संगठन का गठन किसने किया? तो चहलगानी संगठन का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। आइए व्याख्या देखते हैं। चहलगानी 40 तुर्की अमीरों का शक्तिशाली समूह था जिसे इल्तुतमिश ने प्रशासन को मजबूत करने के लिए संगठित किया। बाद में यही समूह कई सुल्तानों के लिए चुनौती भी बन गया, ठीक है। सुल्तान ने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा, तो जिल्ले इलाही किस सुल्तान ने कहा था? जिसे हम जिल्ले इलाही को ईश्वर की छाया भी कहते हैं, तो बलवन ने कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। आइए व्याख्या देखते हैं। बलवन ने राजसत्ता की गरिमा बढ़ाने के लिए स्वयं को जिल्ले इलाही कहा। उसने सुल्तान के पद को दैवी अधिकारों से जोड़कर शाही प्रतिष्ठा को सर्वोच्च बनाने का प्रयास किया, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भी मंडी। शाहनाए मंडी को मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के लिए शाहनाए मंडी की नियुक्ति की। उसका कार्य निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री सुनिश्चित करना था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कौन सा नया विभाग स्थापित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कौन सा नया विभाग स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दीवान ए कोही, ठीक ना, विभाग को स्थापित किया। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। दीवान एक कोही की स्थापना कृषि उत्पादन बढ़ाने और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए की गई थी। योजना अच्छी थी लेकिन सही क्रियान्वयन न होने के कारण सफल नहीं हो सकी। क्वेश्चन नंबर 5। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फिरोज शाह नगर की स्थापना किया था। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट फिरोज शाह नगर बसाया। उसने अनेक नहरें, मस्जिदें, बाग और सार्वजनिक भवन भी बनवाए। अब क्वेश्चन नंबर 6। तारीख ए मुबारक शाही किस वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है? तो तारीख ए मुबारक शाही किस वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है? तो यह सैयद वंश, ठीक ना, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सैयद वंश। तारीख ए मुबारक शाही याह बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई यह सैयद वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत मानी जाती है, ठीक ना। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी, ठीक है। इसका व्याख्या देखते हैं। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। यह दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8। सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस नगर में स्थानांतरित की थी? तो सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस नगर में स्थानांतरित की थी? तो यह किया था आगरा, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आगरा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और उसने अपनी राजधानी बनाया। आगे चलकर मुगल काल में भी आगरा महत्वपूर्ण राजधानी बना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9। पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पद्मावत 1540 ईस्वी के आसपास अवधी भाषा में लिखी गई प्रसिद्ध सूफी काव्य रचना है। इसमें रानी पद्मावती की कथा के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम का संदेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन का विस्तृत वर्णन किसने किया है? तो आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन का विस्तृत वर्णन किसने किया है? तो अबुल फजल, किसने किया है? अबुल फजल, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। आइए व्याख्या देखते हैं। आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन, सेना, कर व्यवस्था, प्रांतों, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह मुगल प्रशासन को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमारे 11। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तक किस शासक ने किया था?
प्रवर्तन किस शासक ने किया था? मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किस शासक ने किया था? तो इसका अकबर ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। इसका व्याख्या देखते हैं। मनसबदारी प्रथा अकबर की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से एक थी। इसमें अधिकारियों का पद, मनसब, वेतन और सैनिकों की संख्या निर्धारित की जाती थी। इससे प्रशासन और सेना दोनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, जात और सवार किस व्यवस्था से संबंधित है? तो जात और सवार किस व्यवस्था से संबंधित है? तो मनसबदारी प्रथा से, ठीक ना, मनसबदारी प्रथा से है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में जात अधिकारी के व्यक्तिगत पद और प्रतिष्ठा को दर्शाता था, जबकि सवार उसके अधीन घुड़सवार सैनिकों की संख्या को बताता था, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दीवान एक खास में प्रसिद्ध यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है शिलालेख किस शासक के समय अंकित कराया गया? तो दीवान एक खास में प्रसिद्ध यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है शिलालेख किस शासक के समय अंकित कराया गया? तो किस शासक के समय कराया गया था? तो शाहजहां, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा, शाहजहां। दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवान एक खास में फारसी का प्रसिद्ध वाक्य अंकित है, अगर फिरदौस बर रू ए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, यह शाहजहां के स्थापत्य वैभव का प्रतीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मुगल चित्रकला में प्रकृति चित्रण को सबसे अधिक बढ़ावा किसने दिया? तो किसने दिया था? तो जहांगीर ने, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, जहांगीर। ये व्याख्या देखते हैं। जहांगीर को प्रकृति और चित्रकला से विशेष लगाव था। उसके काल में पशु पक्षियों, फूलों और प्राकृतिक दृश्यों का अत्यंत यथार्थ चित्रण विकसित। क्वेश्चन नंबर 15, मजहर की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो मजहर की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो 1579 ईस्वी में, ठीक ना। 1579 में अकबर ने मजहर जारी कर धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय का अधिकार अपने हाथ में लिया। इससे उलेमाओं का प्रभाव कम हुआ और सम्राट की सर्वोच्चता स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, मकतब खाना अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? तो मकतब खाना अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक ना। आइए व्याख्या देखते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना की स्थापना कराई। यहाँ महाभारत, रामायण, उपनिषद और अन्य संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? प्रश्न संख्या 17, रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह है महाभारत, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। आइए व्याख्या देखते हैं। अकबर के आदेश पर महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से कराया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच समझ को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल काल में वकील का पद मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो मुगल काल में वकील का पद मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो मुख्यमंत्री, मुख्य सलाहकार, इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। वकील मुगल प्रशासन का उच्च पद था। प्रारंभिक मुगल काल में यह सम्राट का प्रमुख सलाहकार और प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 19, नूरजहां जुटा का संबंध किस मुगल सम्राट से है? तो जहांगीर, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का राजनीति पर अत्यधिक प्रभाव था। नूरजहां उनके पिता गियास बेग और भाई आसफ खां का समूह नूरजहां जुटा कहलाता। इसका व्याख्या देखते हैं। नूरजहां के शासनकाल में नूरजहां का राजनीतिक पर अत्यधिक प्रभाव था। नूरजहां, उसके पिता गियास बेग और भाई आसफ खां का समूह नूरजहां जुटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से कराया गया था? तो दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से कराया गया था? तो सिर ए अकबर, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। दारा शिकोह ने भारतीय और इस्लामी दर्शन के समन्वय के उद्देश्य से उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से कराया। यह मध्यकालीन संस्कृति सम्मेलन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता है?
तो किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कृष्णदेव राय को उनकी विद्वता, साहित्य प्रेम और कला संरक्षण के कारण आंध्र भोज कहा जाता है। उनके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के शिखर पर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी और वो किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, तुंगभद्रा। आइए व्याख्या देखते हैं। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23, बहमनी राज्य की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? तो यह थी गुलबर्गा, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुलबर्गा। इसका व्याख्या देख। बहमनी राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा थी। बाद में अहमद शाह प्रथम ने राजधानी को बीदर स्थानांतरित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, बीदर के प्रसिद्ध मदरसे का निर्माण किसने कराया है? तो बीदर के प्रसिद्ध मदरसे का निर्माण किसने कराया था? तो इसका महमूद गवान है, ठीक ना, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा महमूद गवान। आइए व्याख्या देखते हैं। महमूद गवान ने बीदर में एक विशाल मदरसा बनवाया। यह उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और फारसी, गणित, खगोल तथा धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 25, संत कबीर का प्रमुख संदेश क्या था? तो संत कबीर का प्रमुख संदेश निर्गुण भक्ति और धार्मिक समन्वय, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति एवं धार्मिक समन्वय, ठीक ना। इसका व्याख्या देखते हैं। कबीर ने जाति पाति, धार्मिक आडंबर और कर्मकांड का विरोध किया। उन्होंने निर्गुण भक्ति, मानवता और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। बीजक किस संत की वाणी का संग्रह है? बीजक किस संत की वाणी का संग्रह है? तो यह है कबीर का, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारे बी हो जाएगा, बीजक कबीर। इसको ऐसे आप लोग याद रखें। बीजक कबीर की वाणी का प्रमुख संग्रह है। इसमें साखी, शबद और रामायणी शामिल है, जो उनके सामाजिक और आध्यात्मिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी ननकाना साहिब। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव। जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। इसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का काव्यात्मक वर्णन है और इसका भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अमीर खुसरो को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विकास से परंपरागत रूप से जोड़ा जाता है? तो अमीर खुसरो को वाद्य यंत्र के विकास से मतलब किससे जोड़ा जाता है? तो सितार, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, सितार। परंपरागत मान्यता के अनुसार अमीर खुसरो को सितार के विकास और काव्यावली शैली के प्रसार से जोड़ा जाता है, यद्यपि इतिहासकार इस दावे पर मतभेद रखते। क्वेश्चन नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै तक सफल अभियान चलाए। इससे सल्तनत का प्रभाव दक्षिण भारत तक पहुंचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, दीवान आजिर का संबंध किस विभाग से था? तो दीवान आजिर का संबंध किस विभाग से था? तो सेना विभाग से, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सेना विभाग। आइए व्याख्या देखते हैं। दीन ए आजिर सल्तनत काल का सैन्य विभाग था। इसका प्रमुख सैनिकों की भर्ती, वेतन और सेना के संगठन का कार्य देखता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस वर्ष स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो किस वर्ष? तो 1327, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, 1327। व्याख्या देखते हैं। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यह योजना प्रशासनिक दृष्टि से सफल नहीं हो सकी। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली सल्तनत में डाक एवं गुप्तचर व्यवस्था को सबसे अधिक संगठित किस शासक ने किया? तो डाक एवं गुप्तचर व्यवस्था को सबसे अधिक संगठित किस शासक ने किया था? तो इसको अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी।
जो डाक एवं गुप्तचर व्यवस्था को संगठित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए गुप्तचर तंत्र को मजबूत किया। इससे विद्रोहों और भ्रष्टाचार पर निगरानी रखना आसान हुआ। तो संख्या 35, तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा यह हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक ना। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। 1992 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इस विजय ने उत्तर भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 36, कृष्णदेव राय के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो तेलुगु कवियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक ना, कृष्णदेव जी के दरबार में। आइए व्याख्या देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। यह दक्षिण भारत के साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक ना। बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रभावी उपयोग किया था? तो कब किया था? किस युद्ध में किया था? आप लोग इसे बताइए। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक ना। बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रभावी उपयोग किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आइए व्याख्या देखते हैं। 1526 ईस्वी के प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने तोपखाने और तुलगमा युद्ध नीति का सफल उपयोग किया। इससे इब्राहिम लोधी की विशाल सेना पर निर्णायक विजय मिली, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 38, तेलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग भारत में किसने किया? तो तेलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग भारत में किसने किया? तो इसको किया था बाबर ने, ठीक ना, बाबर। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। तेलुगमा मध्य एशिया की युद्ध रणनीति थी जिसमें सेना को अलग अलग भागों में बांटकर शत्रु को चारों ओर से घेरा जाता था। बाबर ने इसका सफल प्रयोग पानीपत युद्ध में किया, प्रथम पानीपत युद्ध में किया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 39, नवरत्न की परंपरा किस मुगल शासक के दरबार में थी? तो नवरत्न की परंपरा किस मुगल शासक के दरबार में थी? तो यह थी अकबर के, ठीक ना। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। अकबर के दरबार में 9 प्रमुख विद्वान और अधिकारी थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें बीरबल, टोडरमल, तानसेन और अबुल फजल प्रमुख थे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40, दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला दरबारी कौन था? तो दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला दरबारी कौन था? तो बीरबल था, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बीरबल दीन इलाही स्वीकार करने वाले पहले और प्रमुख हिंदू दरबारी माने जाते हैं। दीन इलाही अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में धार्मिक समन्वय के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, ठीक ना। आइए प्रश्न संख्या 41, तुजू के बाबरी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने कराया? तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो अब्दुल रहीम खान ने खाना, अब्दुल रहीम खान ने खाना। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा चगताई तुर्की भाषा में लिखी थी। अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान ने खाना ने इसका फारसी में अनुवाद कराया जिससे यह व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुई, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 42, अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? तो मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था अकबर के शासनकाल में? तो इसका सैनिक नियुक्ति एवं वेतन, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सैनिक नियुक्ति एवं वेतन। आइए व्याख्या देखते हैं। मीर बख्शी मुगल सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। वह सैनिकों की भर्ती, मनसबदारों का रिकॉर्ड तथा वेतन व्यवस्था की देखरेख करता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, दीवान आम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दीवान आम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आम जनता की फरियाद सुनना, आम जनता की फरियाद सुनना। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आइए व्याख्या देखते हैं।
दीवान ए आम वह स्थान था जहां सम्राट जनता की शिकायतें सुनता था। यह मुगल प्रशासन में न्याय और जनसंपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 44, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेरुन्निसा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। मेरुन्निसा का विवाह बाद में सम्राट जहांगीर से हुआ, जिसके बाद उन्हें नूरजहां की उपाधि मिली। जहांगीर के शासन काल में उनका राजनीतिक प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 45, मुगल साम्राज्य में झरोखा दर्शन की परंपरा किस सम्राट ने प्रारंभ की? तो झरोखा दर्शन की परंपरा किस सम्राट ने प्रारंभ की? तो इसको करते हैं अकबर, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अकबर। ठीक है। अकबर प्रतिदिन महल के झरोखे से जनता को दर्शन देता था। इसका उद्देश्य प्रजा के साथ सीधा संबंध स्थापित करना और सम्राट की लोकप्रियता बढ़ाना था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 46, तख्त ए ताऊस किस मुगल सम्राट से संबंधित है? तख्त ए ताऊस किस मुगल सम्राट से संबंधित है? तो यह है शाहजहां, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां ने अपने दरबार के लिए भव्य तख्त ए ताऊस बनवाया। 1739 में नादिर शाह इसे ईरान। नंबर 47, प्रश्न संख्या 47, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु तेग बहादुर। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, तो गुरु तेग बहादुर। आइए व्याख्या देखते हैं। 1675 ईस्वी में औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में मृत्युदंड दिया गया। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले महान संत के रूप में याद किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 48, फतेहपुर सीकरी को छोड़ने का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो फतेहपुर सीकरी को छोड़ने का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो जल की कमी, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जल की कमी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। फतेहपुर सीकरी कुछ वर्षों तक मुगल राजधानी रही, लेकिन पर्याप्त जल उपलब्ध न होने के कारण अकबर को राजधानी पुनः आगरा स्थानांतरित करनी पड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल काल में वाकिया नवीस का कार्य क्या था? वाकिया नवीस का कार्य क्या था? तो इसका था समाचार एवं घटनाओं की रिपोर्ट भेजना, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, समाचार एवं घटनाओं की रिपोर्ट भेजना। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। वाकिया नवीस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाओं की रिपोर्ट सम्राट तक पहुंचाते थे। यह मुगल गुप्तचर एवं सूचना तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 50, अकबर के दरबार में मलिक उस शुअरा राजकवि की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो मलिक उस शुअरा राजकवि की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो फैजी को, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये व्याख्या देख, फैजी अकबर के नौरत्नों में से एक थे। वे फारसी के महान कवि थे और उन्हें मलिक उस शुअरा कवि का सम्राट राजकवि की उपाधि प्राप्त थी। उनके साहित्यिक योगदान का मुगल दरबार में विशेष महत्व था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, जिससे आने वाली वीडियो आप लोग